पढ़ेंगे मांग की आड़ी या तिरछी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की तिरछी लोच का विचार सर्वप्रथम प्रोफेसर मूरे ने प्रस्तुत किया, जिसके बाद उसको प्रोफेसर रॉबर्ट टिफिन ने कीमत सिद्धांत में काम में लिया था। जैसा कि आप पूर्व में पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु की मांग पर अन्य संबंधित वस्तुओं की मांग का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे उसकी स्थानापन्न वस्तु या पूरक वस्तु। वस्तुएं की मांग एक दूसरे से संबंधित होती है, तो इसलिए जब किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप दूसरी संबंधित वस्तु की मांग में परिवर्तन की जो प्रवृत्ति दिखाई देती है, उसे मांग की तिरछी लोच कहते हैं। अन्य शब्दों में बात कहें तो एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के उत्तर में या प्रतिक्रिया में दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन के अनुपात का नाप ही तिरछी मांग की लोच कहलाता है। उदाहरण के लिए x वस्तु की तिरछी मांग की लोच x वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन को y वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है। सूत्र इस प्रकार है, मांग की तिरछी लोच बराबर x वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन y वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। अब मांग की तिरछी लोच और मांग की लोच में अंतर एकदम स्पष्ट है कि जब मांग की तिरछी लोच निकालते हैं तो दूसरी अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन देखते हैं, जबकि जब मांग की कीमत लोच ज्ञात करते हैं तो उस वस्तु की स्वयं की मांग में ही परिवर्तन देखा जाता है। तो इसका सूत्र इस प्रकार बनेगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स ये हो गया एक्स वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन, और अपॉन डेल्टा पी वाई अपॉन पी वाई वाई वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन। इसको सरल किया गया है, डेल्टा पी वाई डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई अपॉन एक्स। यहाँ x वस्तु की प्रारंभिक मांग मात्रा है, पी वाई वाई वस्तु की प्रारंभिक कीमत है, डेल्टा x है वो x वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन है, और डेल्टा पी वाई है वो y वस्तु की कीमत में परिवर्तन। अब मांग की आड़ी लोच निकालने के लिए भी जो एक संशोधित सूत्र है, जैसा कि आपने आड़ी लोच में पढ़ा था, उसका प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। इसमें जो है प्रारंभिक मांग और अंतिम मांग दोनों ही केवल काम में न लेकर दोनों का औसत काम में लिया जाता है, जिससे जो रिजल्ट है वो ज़्यादा सही प्राप्त होते हैं, परिणाम उचित प्राप्त होते हैं। जब हम आड़ी या तिरछी लोच ज्ञात करते हैं तो सामान्यतः दो प्रकार की वस्तुओं की चर्चा होती है, प्रतियोगी या स्थानापन्न वस्तुएं सब्स्टिट्यूट्स, और दूसरा होता है पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुओं की आड़ी लोच जो है वो धनात्मक होती है, क्योंकि ये एक दूसरे के स्थान पर काम में ली जा सकती है। इसलिए उपभोक्ता महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन करता है। जैसे चीनी की कीमत में वृद्धि हो जाने पर गुड़ की मांग में वृद्धि हो जाती है, जैसा कि रेखा चित्र 20A में दर्शाया गया है। ये स्थानापन्न वस्तुएं हैं, इनका जो है मांग की आड़ी लोच का जो वक्र है वो धनात्मक ढाल का होता है। अब है पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इनकी मांग की तिरछी लोच है वो ऋणात्मक होती है, क्योंकि इसमें एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की जो है मांग कम हो जाती है। जैसा कि अपन एक उदाहरण ले सकते हैं, पेन और स्याही। यदि पेन की कीमत बढ़ती है तो पेन की स्वयं की मांग कम होने के साथ साथ स्याही की मांग भी कम हो जाती है। इनका जो ढाल है वो ऋणात्मक होता है। तीसरा है स्वतंत्र वस्तुएं, इंडिपेंडेंट गुड्स। इसमें मांग की जो तिरछी लोच है वो शून्य होती है, क्योंकि इन वस्तुओं में कीमत में परिवर्तन दूसरी वस्तु की कीमत के परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता। वक्र जो है एक्स अक्ष के लंबवत है, यानी वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के उपरांत भी एक्स वस्तु की जो है मांग यथावत बनी रहती है।
अब मांग की आड़ी लोच के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। बहुत निकट या अच्छी स्थानापन्न वस्तुओं की आड़ी लोच धनात्मक और बहुत अधिक होती है। मांग की तिरछी लोच जितनी अधिक होती है, जितनी अधिक धनात्मक होती है, वस्तुओं को एक दूसरे का उतना ही अच्छा स्थानापन्न माना जाता है। परस्पर पूरक वस्तुओं या संयुक्त मांग वाली वस्तुओं जैसे मक्खन, रोटी, मोटर, पेट्रोल, पेन, शाही आदि की तिरछी लोच ऋणात्मक होती है। मांग की तिरछी लोच के ऋणात्मक गुणांक का आंकिक मूल्य भी जितना अधिक होगा वो परस्पर पूरकता के अधिक निकट मानी जाएंगी, उनको परस्पर अधिक पूरक माना जाता है। अगर आड़ी लोच 0 होती है, इसका अर्थ यह है कि वे वस्तुएं पूर्णतः स्वतंत्र हैं। वे न तो पूरक हैं न एक दूसरे की स्थानापन्न हैं, जैसे चीनी और कपड़ा। अगर दो वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं तो उनके बीच प्रतिस्थापन की जो दर है वो समान रहेगी। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से दूसरी वस्तु की जो प्रतिस्थापन की दर है वो अनंत हो जाती है। तो इस प्रकार जो है आपने देखा कि मांग की जो लोच है वो 3 प्रकार की होती है। एक बार वापस ध्यान में लाते हैं, सभी बातें रिमाइंड करते हैं। पहला होता है मांग की कीमत लोच, दूसरा होता है मांग की आय लोच, तीसरा होता है मांग की आड़ी या तिरछी लोच। मांग की कीमत लोच में यह देखा जाता है कि वस्तु की स्वयं की कीमत परिवर्तित हो जाने पर उसकी मांग मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। और मांग की कीमत लोच का सूत्र जैसा कि आपने पढ़ा है, मांग की कीमत लोच होती है मांग मात्रा में, किसी वस्तु की मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन उसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। फिर दूसरी बात आती है मांग की आय लोच। मांग की आय लोच में हम ये देखते हैं कि किसी वस्तु की मात्रा में परिवर्तन होने के लिए उत्तरदायी कारक कहीं आय तो नहीं है। तो आय लोच का सूत्र इस प्रकार है, वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटा उपभोक्ता की आय में आनुपातिक परिवर्तन, यानी उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन की प्रतिक्रिया को वस्तु की मांग पर देखा जाता है। तीसरा जो है वो परिवर्तन है, तीसरी जो लोच है वो है आड़ी या तिरछी लोच। इसमें किसी एक वस्तु की मांग पर दूसरी संबंधित वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव देखा जाता है। तो इस प्रकार मांग की लोच जो है वो 3 प्रकार की होती है। धन्यवाद।